चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या होते हैं? देखिए, मानव के अंदर नर तथा मादा दोनों में अलग अलग उनके जननांग पाए जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं नर जनन अंग, अर्थात नर के अंदर पाए जाने वाले जननांग कौन कौन से हैं। देखिए, नर जनन अंग के भाग। ये जो हमें संरचना दिख रही है, इसका नाम है मानव में नर जननांग। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ है वो टेस्टिस की संख्या कितनी? 2, यानी एक जोड़ी टेस्टिस है वो नर के अंदर पाई जाती है। इस टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का मतलब होता है वृषण, हिंदी में इनको बोलते हैं वृषण। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? स्पर्म का प्रोडक्शन है वो टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, आप देखिए आगे, वृषण के साथ है वो कुछ है वो नलिकाओं जैसी संरचनाएं जुड़ी हुई है। देखिए, यह नलिका जैसी संरचना क्या कहलाती है? स्पर्म डक्ट, यानी शुक्राणु नलिका। इसका काम क्या है? जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, उनको कैरी करने का काम, उनको ले जाने का काम कौन करेगा? शुक्राणु नलिका। यानी स्पर्म जो है इस शुक्राणु नलिका के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ तक? शिश्न के अंदर आएंगे। कहाँ तक आएंगे? शिश्न के अंदर। शिश्न जो होता है एक मांसल संरचना होती है। ये स्पर्म को जो है, शुक्राणु को, स्पर्म का मतलब शुक्राणु को है मादा के शरीर की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मादा की योनि के अंदर है वो ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? शिश्न। इसके माध्यम से है स्पर्म को मादा के जननांग के अंदर पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, शुक्राणु जो होता है इसको क्या कहा जाता है? यह जो है नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। ये एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल। अब सिंगल सेल नर युग्मक क्या करेगा? एक नर की भावी पीढ़ी के अंदर जो सूचनाएं लेकर के जाता है वो कौन लेकर के जाएगा? शुक्राणु। ये शुक्राणु की संरचना है। यानी नर की सारी सूचनाएं जो उनकी आने वाली पीढ़ी के अंदर ये स्पर्म लेकर के जा रहा है। स्पर्म के अंदर आने वाली संतति में जो करैक्टर होंगे वो सारे करैक्टर इसके अंदर मौजूद हैं। यानी भावी पीढ़ी में नर का जो करैक्टर का रिप्रेजेंटेशन, नर के करैक्टर यानी लक्षणों का रिप्रेजेंटेशन है, कौन करेगा? ये शुक्राणु करेगा। शुक्राणु की संरचना इस प्रकार होती है, देख लीजिए। शुक्राणु के अंदर जो है, शुक्राणु को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है उसका सिर, एक होता है मध्य भाग, और तीसरा भाग होता है इसकी पूंछ। जो सिर होता है वो नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला। अब ये नुकीला क्यों होता है? क्योंकि इसको अंडे के साथ क्या करना है? जुड़ना है। अंडे को भेद करके अंदर जाना है इसको, तो इसलिए सिर क्या होता है? नुकीला होता है। ये इसका मध्य भाग होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है निबेन कर्ण। निबेन कर्ण, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रकार ही है। निबेन कर्ण कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर। ठीक है, और थर्ड भाग जो होता है वो होती है पूंछ। ये पूंछ जो होती है शुक्राणु को गमन में सहायता करती है। किस में सहायता करती है? गमन में, यानी चलने के लिए पूंछ होती है शुक्राणु के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आपने जान लिया कि शुक्राणु का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक होता है। यह इसके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। पूंछ के माध्यम से ये गमन करता है, और गमन करता हुआ ये कहाँ जाएगा? अंडाणु तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा? अंडाणु तक। अंडाणु तक पहुँचने का काम किसका है? इसी शुक्राणु का है। कि शुक्राणु के अंदर जो पूंछ है वो किस काम आती है? तो पूंछ है वो इसमें गमन के लिए काम आती है, चलने के लिए काम आती है। आगे चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं मादा जनन अंग। क्या पढ़ रहे हैं? मादा जनन। मादा के अंदर मादा जननांग पाए जाते हैं। अब मादा जननांग को मोटा मोटे हम वो 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो होता है अंडाशय। अंडाशय से जुड़ी रहती है अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी किससे जुड़ी हुई है? गर्भाशय से। अब देखिए, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। किसका? अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का एक और नाम है जिसे डिंब कहते हैं, डिंब। अंडाणु का एक दूसरा नाम क्या है? डिंब। यह अंडाणु जो है वह मादा युग्मक होता है। क्या है? अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। जिस प्रकार नर में नर युग्मक शुक्राणु था, उसी प्रकार मादा में मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाशय से क्या जुड़ी रहती है? अंडाशय से एक जोड़ी अंडवाहिनी, यानी संख्या में 2 अंडवाहिनी जुड़ी रहती है।
अंडाशय की संख्या भी 2 है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। और अंडाशय से कौन जुड़ा हुआ है? अंडाशय से अंडवाहिनी जुड़ी रहती है। संख्या में 2 अंडवाहिनी होती है। अब देखिए, अंडाणु जो है वह अंडाशय से निर्मुक्त होगा और कहाँ पहुँचेगा? इस नलिका में जाएगा। अंडाशय से अंडाणु निर्मुक्त होकर के अंडवाहिनी में पहुँचेगा और अंडवाहिनी में कौन पहुँचेगा? यहीं पर जो अंडाणु है यहीं पर है, वो शुक्राणु तैरता हुआ आएगा और कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर अंडाणु को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज का मतलब शुक्राणु जो है वह अंडाणु से जुड़ेगा। कहाँ जुड़ता है? अंडवाहिनी में जुड़ता है। अंडवाहिनी आगे जो है गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ये देखिए, अंडवाहिनी आगे गर्भाशय से जुड़ी है। तो मादा जननांग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडाशय यहाँ है और एक अंडाशय ये है, और एक जोड़ी ही अंडवाहिनी। दोनों अंडाशय से है वो अंडवाहिनी जुड़ी रहती है। अंडवाहिनी आगे जो है किससे जुड़ी हुई है? गर्भाशय से जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये गर्भाशय, इससे है वो अंडवाहिनी जुड़ी हुई है। और गर्भाशय वह स्थान होता है जहाँ पर है वो भ्रूण का परिवर्धन होता है, यानी भ्रूण का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय के अंदर होगा। आगे देखिए, ये देखिए, मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। अंडाणु को और क्या कहा जाता है? डिंब कहा जाता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है। हर महीने एक अंडाणु एक अंडाशय से निकलता है। अगले महीने है वो दूसरे अंडाशय से दूसरा अंडाणु निकलेगा। हर महीने, एक महीने में एक अंडाणु जो है वो अंडाशय से निकलता है और अगले महीने दूसरे अंडाशय से दूसरा अंडाणु निकलेगा। आगे बात समझ में? ये देखिए, अंडाणु की संरचना, ये जो दिख रहा है आपको, ये अंडाणु है। अंडाणु की संरचना इस प्रकार होती है। अंडाणु में एक केंद्रक होता है। चूँकि यह एक मादा युग्मक है तो मादा के सारे कैरेक्टर्स किसके अंदर मौजूद होंगे? इस अंडाणु के अंदर सारे कैरेक्टर मादा के मौजूद होंगे, जो उसकी भावी पीढ़ी में मादा के कैरेक्टरों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। आधे गुण जो है नई संतति में उसके पिता से आते हैं शुक्राणु के माध्यम से, और आधे लक्षण है वो माता से अंडाणु के माध्यम से नई संतति में पहुंचते हैं। आगे देखिए, बूझो क्या कह रहा है कि प्रत्येक जीव के अंदर या विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। बिल्कुल, अंडाणु का साइज जो है वह अलग अलग जीवों में होता है। जैसे मुर्गी का अंडा बड़ा होता है, वह भी एक सिंगल सेल है, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह सबसे बड़ी एकल कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो एकल कोशिका है। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं निषेचन। अब निषेचन क्या होता है? निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? शुक्राणु है वह मादा के शरीर में पहुंच चुका है और अंडाणु जो है वह अंडाशय से निर्मुक्त हो चुका है। अब अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही आपस में क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होना या जुड़ना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। देखिए क्या होता है। एक तो होता है शुक्राणु, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है अंडाणु, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा। ये जो शुक्राणु होते हैं वह नर युग्मक होता है और अंडाणु जो होता है वह मादा युग्मक होता है। इन नर युग्मक और मादा युग्मकों का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन से क्या बनता है? निषेचन से एक जो संरचना बनती है उसे कहते हैं युग्मनज यानी जाइगोट। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट। अब ये काम होता क्या है? नर शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जुड़ते कहाँ हैं? देखिए, ये जो जुड़ने का काम है यह इस अंड नलिका में अंडवाहिनी में होता है। देखिए, ये जुड़ने का काम है अंडाणु और शुक्राणु का। यह काम कहाँ होगा? इस अंडवाहिनी के अंदर होगा। कहाँ होगा? अंडवाहिनी में। अंडाणु यहाँ है तो शुक्राणु है वो तैरता हुआ आएगा, ठीक है, और अंडाणु को यहाँ पर क्या करेगा? निषेचित करेगा। क्या करेगा? निषेचन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर।
इस अंडवाहिनी के अंदर है वो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। यहाँ पर है वो जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद युग्मनज यहाँ से आता हुआ गर्भाशय की दीवार के अंदर यहाँ पे कहीं पे रोपित हो जाएगा, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाएगा। और जुड़ने के पश्चात जो युग्मनज है वह मादा के गर्भाशय के अंदर क्या होगा, बड़ा होगा, वृद्धि करेगा। मादा के गर्भाशय में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो जब तक शिशु परिपक्व न हो जाए, यानी जन्म लेने के परिपक्व न हो जाए, तब तक उसका जो विकास है वो मादा के गर्भाशय के अंदर होगा। इसका एक टाइम पीरियड होता है। मानव के अंदर जो शिशु का जन्म होता है, मानव के अंदर शिशु का जन्म होता है, उसको 9 माह लगते हैं टोटल। उसमें कितने माह लगते हैं, 9 माह। 9 माह के अंदर है वो बच्चे का विकास जो है माता के गर्भाशय में पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात उसका क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है। देखिए निषेचन की प्रक्रिया को देखिए, ये अंडाणु है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ रहे हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। ये देखिए शुक्राणु है वो तैरते हुए आए हैं लिक्विड के अंदर, और कहाँ पर, अंडवाहिनी के अंदर। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ये देखिए जो शुक्राणु है, शुक्राणु का जो हेड पार्ट है, शीर्ष है, वह मादा के जो अंडाणु है उसके अंदर है वो घुस जाता है। ये देखिए मादा के गर्भाशय में 3 सुरक्षित लेयर है, इसको भेदते हुए शुक्राणु को है वो मादा के अंडाणु के अंदर घुसना होता है, पहुंचना होता है। तो ये काम जो है, इसीलिए शुक्राणु का जो सिर भाग होता है वह थोड़ा नुकीला होता है, ताकि इस अंडे की जो सुरक्षात्मक परत है उसको भेद करके वह अंदर पहुंच सके। अंदर पहुंचने के पश्चात क्या होगा, जो टेल पार्ट है ये तो निकल जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, और इसका जो हेड पार्ट है वही केवल किसके साथ जुड़ता है, इस अंडाणु के केंद्रक के साथ जुड़ता है। केंद्रक के साथ शुक्राणु का हेड पार्ट ही सिर्फ जुड़ता है, पूरा शुक्राणु है वो अंदर नहीं जाता। पूंछ पार्ट है वह डिजोल्व हो जाता है, खत्म हो जाती है। ये देखिए जब इसका हेड पार्ट अंदर पहुंच जाता है अंडाणु के अंदर, तो देखिए नर का युग्मक और मादा का युग्मक आपस में है वह जुड़ते हैं। जुड़ने को क्या कहा जाता है, संलयन होना। संलयन होना, इसे क्या कहता है, निषेचन कहते हैं। और युग्म निषेचन की प्रक्रिया से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बना, युग्मनज। अब ये युग्मनज है मादा के शरीर के अंदर है वो रोपित हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाएगा। इसके बाद है वो रोपण के पश्चात इसको है वो भोजन मिलता है, सारी जो ब्लड सर्कुलेशन मिलता है जिसके माध्यम से इसको भोजन की आपूर्ति होगी, सारा पोषण मिलता है। यह 9 माह तक है वो पोषण प्राप्त कहाँ करेगा, मादा के गर्भाशय के अंदर करेगा, जब तक कि शिशु का पूर्ण विकास मादा के गर्भाशय में न हो जाए तब तक। अब देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह लक्षण जो है माता से और पिता से किस में पहुँचते हैं, नई संतति में लक्षण जो है माता से और पिता से पहुँचते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का पहुँचना क्या कहलाता है, वंशानुगत। लक्षणों का क्या हो रहा है, वंशानुगमन हो रहा है, यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच रहे हैं। निषेचन जो होता है वह 2 प्रकार का पाया जाता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन वह होता है जब अंडाणु और शुक्राणु का जुड़ना या संलयन मादा के गर्भाशय के अंदर होता है या मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। और यदि मादा युग्मक और नर युग्मक का जुड़ना या संलयन होना मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है। इन सभी के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु जो है मादा के शरीर के अंदर है वो जुड़ते हैं, इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। निषेचन जो होता है मादा के शरीर के बाहर होता है तो इसे है वो बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, स्टार फिश में पाया जाता है और मेंढक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मेंढक। इन सब में है वो बाहरी निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन कैसे होता है, देखिए नर और मादा एक साथ आते हैं, क्या आते हैं, नर और मादा एक साथ आते हैं पानी के अंदर। मादा है वो सैकड़ों अंडे है वो देती है, ठीक है। अंडे है वो जेली जैसे पदार्थ से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और अंडे पर किसी प्रकार का कोई कवच नहीं पाया जाता। कवच पाया जाएगा तो शुक्राणु अंडे को भेद नहीं पाएगा, इसलिए ये जेली जैसे पदार्थ से है वो ढके रहते हैं और इन पर कोई कवच नहीं पाया जाता। और जैसे ही मादा अंडे देती है उसके ऊपर नर अपने शुक्राणु छोड़ देता है।
शुक्राणु जो है वो अपनी पूंछ की सहायता से तैरते हुए है वो अंडे के संपर्क में आते हैं, अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं और इनको क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। क्योंकि यह निषेचन मादा के शरीर के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहा जाता है। आगे देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसे आईवीएफ का पूरा नाम होता है, वैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और हिंदी में इन विट्रो निषेचन कहा जाता है, या इसे शॉर्ट रूप में आईवीएफ भी कहा जाता है। आईवीएफ के तहत क्या होता है कि मादा से अंडाणु और पुरुष से शुक्राणु ले लिए जाते हैं और इनको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इनका है वो निषेचन करवाया जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चूँकि यह निषेचन कृत्रिम रूप से करवाया जा रहा है, मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, वो भी कृत्रिम तरीके से करवाया जा रहा है, इसीलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और आईवीएफ के अंतर्गत, इन विट्रो निषेचन के अंतर्गत युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक क्या करवाते हैं, 1 सप्ताह तक विकसित करवाया जाता है। उसके पश्चात 1 सप्ताह तक इसको है वो इन विट्रो के अंदर ही क्या करवाया जाता है, विकसित करवाया जाता है। और विकसित करो 1 सप्ताह के पश्चात इसे मादा की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मादा की बॉडी के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर इसे है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मादा की बॉडी के अंदर इसको 1 सप्ताह के पश्चात है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। अब मादा के गर्भाशय में यह पूर्ण रूप से विकसित होगा, सामान्य शिशु की तरह, ठीक है। और इस तकनीकी से जब इस बच्चे का जन्म होगा तो इसे क्या कहा जाता है, परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। इसका इंग्लिश में नाम होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे देखिए बच्चों, बूझो एक प्रश्न पूछ रहा है कि मछली मेंढक जो है वो एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, ये देखिए क्यों देते हैं, क्या कारण है कि इनको सैकड़ों अंडे देने पड़ते हैं। देखिए, जो मादा है, मादा मछली है या मेंढक है, ये एक साथ क्या करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे, और ये अंडे जो है वो जेली जैसे पदार्थ से वो चिपके हुए रहते हैं। अब नर क्या करेगा, नर इनके ऊपर क्या करेगा, शुक्राणु छोड़ देता है, शुक्राणु है वो छोड़ देता है। ये शुक्राणु जो है वो तैरते हुए, पानी में तैरते हुए है वो अंडों तक पहुंचेगा, अंडों को क्या करेगा, निषेचित करेगा, और निषेचन के पश्चात क्या होगा कि एक नए जीव का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। अब देखो, इतने सारे अंडे देने की आवश्यकता क्या है। एक मादा मछली या मेंढक जो है वो एक साथ है वो सैकड़ों अंडे क्यों देती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वायु, जल और वातावरणीय जो कारक होते हैं वो इन अंडों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण अंडे बहुत से, हर अंडे से है वो नए जीव का निर्माण नहीं होता है। कुछ अंडे तो मर जाते हैं, कुछ है वो दूसरे जीवों द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, शिकार बना लिए जाएंगे, तो कुछ अंडे बचेंगे। स्पर्म है वो इनके साथ जुड़ेगा, स्पर्म जो है वो इनके साथ जुड़ेगा और इनसे नए जीव बनेगा। इनसे जो नए जीव बनेंगे उनमें से भी कुछ जीवों का है वो शिकार हो जाएगा, कुछ जीव वातावरणीय कारकों से मर जाएंगे, तो कुछ ही जो जीव बचेंगे वो अपने पीढ़ी का, अपनी जाति का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार जीव की उत्तरजीविता बनी रहती है। आगे देखिए, बूझो एक और प्रश्न पूछ रहा है। बूझो पूछ रहा है कि एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़े जीव का निर्माण कर सकती है। हमें पता है कि लैंगिक जनन के द्वारा नर और मादा, नर से है वो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जो है जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज, जिसे हम इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट ही क्या करते हैं, एक सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है, एक कोशिका होती है। इस एक कोशिका से आगे चल करके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो क्या होता है कि भ्रूण ही होता है एक तरीके का, लेकिन इसके अंदर अंग अभी स्पष्ट नहीं होते हैं, उनके हाथ पांव अभी तक है वो बन रहे होते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आते। एम्ब्रियो आगे चलकर क्या बनाता है, फिटस। क्या बनाता है, फिटस। यह फिटस किसी नए बच्चे की वह अवस्था होती है जिसके अंदर उसके सारे अंग ऑर्गन्स, जैसे पाँव हो, हाथ हो, नाक हो, कान हो, आँख हो, ये स्पष्ट रूप से नज़र आने लगती है, वो अवस्था फिटस कहलाती है। देखिए,
हमने जाना कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज यानी कि जाइगोट। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये एकल कोशिका होती है, एकल कोशिका। इस एकल कोशिका से ही संपूर्ण जीव का आगे चल के निर्माण होगा। पहली अवस्था कौन सी आएगी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वह अवस्था होती है जिसके अंदर किसी भी जो नया बच्चा बन रहा है, नया जीव बन रहा है, वो माता के गर्भ के अंदर है और उसके कोई भी अंग अभी स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहे हैं। न तो हमें हाथ दिख रहे हैं, न ही आंखें दिख रही है, न ही उसका सर दिख रहा है। स्पष्ट तौर पे कोई भी ऑर्गन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस वह अवस्था कौन सी कहलाती है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे चलकर क्या बनता है, फीटस। ये फीटस वो अवस्था होती है जिसके अंदर नई संतति जो मादा के गर्भ में होता है, उसके सारे अंग हमें स्पष्ट दिखने लग जाते हैं, सारे अंग स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं फीटस। और फीटस से आगे चलकर एक क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। अडल्ट में क्या होगा, नर और मादा। नर और मादा फिर अपने युग्मक बनाएंगे। युग्मक आपस में मिलकर के फिर किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। ये अवस्थाएं चलती रहेगी, ये अवस्था चलती रहेगी। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल। क्या कहा जाता है, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र।